एक बच्चा अपने ज़िंदगी से तकरार करते हुए बोल रहा है, मुझ पर तरस मत दिखा ये ज़िंदगी, मुझ पर तरस मत दिखा ये ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूँगा, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूँगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी भी कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव, लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम सब मिलकर एक नई सेशन की सीरीज की शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोग भारत के संपूर्ण भूगोल को डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के रूप में। यदि मैं सोच रही हूँ कि एमसीक्यू के साथ साथ ओरली थोड़ा बहुत आप लोगों को बताते चलूँ। थोड़ा तो टाइम लगेगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बताती थी, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि इसके साथ साथ मैं कुछ फैक्ट आप लोगों को बताते चलूँ और आपको समझ में आए। और इसके बाद जो आएगा लिखित, मतलब लिख करके समझा करके उसको मतलब अच्छा से पढ़ाऊंगी। इसको पहले आप देखिए कि आप प्रश्न आता कैसे परीक्षाओं में। सबसे पहले हमें देखना होता है, किसी परीक्षा को पास करने के लिए उसका सूत्र होता है कि सबसे पहले उसको सिलेबस को देखिए, उसके बाद उसके पी बाई क्यू को देखिए, प्रीवियस ईयर पिछले सालों में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसको देखिए, उसके बाद मतलब विस्तृत से उसके सिलेबस को कवर करिए। तो मैं सबसे पहले प्रश्नों को देख रही हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उसके बाद मैं सिलेबस को दिखाऊंगी कि कौन सा किस एग्जाम के लिए कौन सा सिलेबस है। आप लोग टाइम कम है तो आप लोग अपना सिलेबस खुद भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं जब ये इसी बीच में कभी सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगी। और ये जो कमेंट करके आप बताइएगा क्या आप किस एग्जाम का सिलेबस चाह रहे हैं। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं सिलेबस को भी डिस्कस कर दूंगी, नहीं तो आप नेट से या किताब से सिलेबस को देख करके लिख लीजिए और टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ाई करिए। और मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रश्नों को उपलब्ध करा रही हूँ, ताकि आप समझिए कि सबसे मतलब प्रश्नों को पूछता कैसे एग्जाम में। प्रश्नों के नेचर को समझिए, प्रश्नों के नेचर को समझेंगे तभी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में बैठेगा। अन्यथा पढ़ करके कहानी जैसे बैठा करके दिमाग में रख लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न पूछता क्या है। दिमाग में बैठाएंगे कुछ और, प्रश्न पूछा कुछ और, दिक्कत हो जाता है। तो ये सीरीज है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ भी जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपी टेट, ऑल टीचिंग एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज है। आप कोई भी परीक्षा की मतलब तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीएस सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि दोस्त आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल की आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। इसके साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या कमी है, आप किस चीज़ पे पढ़ना चाह रहे हैं या आप क्या चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं अपना पढ़ाई जारी रखूँगी। दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले भूगोल भारत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका नाम क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इसके नाम के बारे में जान लेते हैं। और कल जो प्रश्न डिस्कस की थी, 5 मिनट समय लेकर के उनको हम कवर कर ले रही हूँ, बिना समय गवाए उन प्रश्नों को कवर कर ले रही हूँ। ये भारत का मैप है, थोड़ा हम लोग भारत के बारे में जान लेते हैं। जैसे भारत एक प्राचीन देश है, इसकी विशालता एवं विविधता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। प्राचीन काल में इसे जम्बूद्वीप एवं आर्यव्रत कहा जाता था। चक्रवर्ती आर्य राजा भरत के नाम पर इसका नामकरण भारतवर्ष पड़ा था। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंद कहा था। ईरानियों ने सिंधु नदी को, इधर सिंधु नदी है, इसको हिंद कहा था और इसी के नाम पर भारत को हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने। और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इसी के नाम पर भारत को इंडिया कहा गया। भारत प्रायद्वीप विश्व के प्राचीनतम स्थल खंड गोंडवाना लैंड का भाग है। जो प्रायद्वीप भारत है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैं कल बताई थी, ये पृथ्वी का ग्लोब है, तो यहाँ पे भारत की स्थिति है। तो भारत का उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 अंश भारत 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और यह पूर्वी देशांतर में भी स्थित है। ये ऊपर का उत्तर हो गया और इधर का पूरब हो गया। तो भारत की स्थिति यहाँ पे है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत का पूर्वी सीमा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत के उत्तर में इंद्रकौल और दक्षिण में कन्याकुमारी तथा पश्चिम में ओखा, ये गुजरात में है। और अरुणाचल प्रदेश का किबुथे, ये इसका पूर्वी
उत्तरी बिंदु इंद्रकाल है और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है और ये गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है। जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये इंदिरा कोल है, ये इंदिरा पॉइंट है, जो 6 अंश 4 मिनट पर स्थित है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। इससे बड़े 6 देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान रखता है। इससे 6 देश बड़े हैं विश्व में, और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर भूभाग पर विस्तृत है। इसकी कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरा स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17 या 17.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। लगभग 17% निवास करती है भारत में। और भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, सब डाटा बता रही हूँ, 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। यदि फिलहाल में कोई मतलब जनगणना हुई होती तो भारत पहले स्थान पर हो गया होता, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई डाटा नहीं आया है, इसलिए हमें 2011 के अनुसार ही मानना होगा। आगे देखते हैं। भारत मैं मैप पर बताई थी, ऊपर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है और नीचे दक्षिण होता है और उधर पश्चिम होता है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर यानी 3,214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा, जो भारत की स्थलीय सीमा है, यहाँ से ये यहाँ तक 15,200 किलोमीटर है। और समुद्र तटीय सीमा यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ से 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई, मतलब इसको भी मिला लेंगे, इधर लक्षद्वीप है, इसका भी और इसका भी, तो 7,016 लगभग इतना होगा, 7,516 किलोमीटर होगा लगभग। तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित कुल लंबाई 75,000 लगभग 75,016 किलोमीटर है। और भारत की स्थिति देख लेते हैं। ये विषुवत रेखा है, ये 0 अंश भूमध्य रेखा, ये 0 अंश देशांतर है। तो भारत की स्थिति यहाँ पे है। तो देशांतर से उत्तरी गोलार्ध और ये अक्षांश से ये इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध और इससे 0 अंश जो इक्वेटर होता है, विषुवत रेखा पृथ्वी को बीचों बीच भागों में जो काटता है 0 अंश, इसके ऊपर के भाग को उत्तरी अक्षांश और इसके नीचे के भाग को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्योंकि ये जो देशांतर 0 अंश है, इससे इधर का भाग पूर्वी देशांतर और इसके इधर का भाग पश्चिमी देशांतर होता है। तो इस स्थिति में भारत का स्थिति यहाँ पे है। तो भारत की स्थिति यहाँ पे है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की दक्षिणतम बिंदु, जो भारत की दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर 6 अंश 4 मिनट है, और उत्तरतम बिंदु उत्तरी अक्षांश 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और उसका उत्तरी बिंदु 37 अंश 6 मिनट है, और इसका पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 25 मिनट है, जो मैं ऊपर बताई हूँ। भारत कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उससे कौन कौन से राज्य होकर जाता है, कौन कौन राज्य से, इसको देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और थोड़ा ऊपर से जाएगी यहाँ से त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह होकर जाएगी। गुजरात, एक बार देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है।
इन 8 राज्यों से। मैप से मैं यहाँ पे बता रही हूँ, टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, बस आप लोगों को समझने के लिए मैं मैप का यूज कर रही हूँ। 5 मिनट बता रही थी, टाइम ज़्यादा गया। अब चलिए जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। भारत की सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है, 1600 किलोमीटर है। सबसे सघन आबादी वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। सबसे लंबा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे ऊंची झील देवताल झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है विश्व में। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा गोवा है, यहाँ पे है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम है। जनसंख्या सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है सबसे छोटा। सबसे बड़ी झील बुलर झील है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में। और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबा समुद्र तट मैरियाना बीच चेन्नई में है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहानों पर। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर भाखड़ा नंगल में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम मेघालय में है। सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में है। सबसे छोटा जिला माहे पंडुचेरी में है। राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 है। चलिए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत हुआ। भिलाई रूस के सहयोग से बना स्थापित हुआ था। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, जबकि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लौह इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। जो भिलाई है वो रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। और दुर्गापुर ब्रिटेन के और राउरकेला जर्मनी के। ये प्रश्न बना हुआ है, ये सब प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को इंक्लूड की हूँ जो प्रश्न बने हुए हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH7 मराठी से कन्याकुमारी। राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये प्रश्न छूट गए थे। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो तारापुर महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम रेल विद्युत परियोजना कौन सी है और किस नदी पर है? शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ स्थापित था? तो 1875 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। निजी क्षेत्र में स्टील का कारखाना कौन सा है? सबसे पुराना है तो टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा जाता है। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड में। जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन हैं? तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला हैं। और ये मैं उसमें इंक्लूड नहीं भूल गई थी, तो ये ऊपर के प्रश्न है और आगे वीडियो में देखिए। NH भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। सभी नेशनल हाईवे रोड को देख लेते हैं। NH जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है, दिल्ली से अमृतसर को जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता, जिसमें मथुरा, आगरा, कानपुर, वाराणसी, बरही, विद्यावती उपरोक्त। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हैं, दोनों मिलकर ग्रांड ट्रक रोड बनाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मिलकर के ग्रांड ट्रक रोड बनाते हैं, जो दिल्ली से कोलकाता के लिए जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से मुंबई तक जाती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 थाने से मद्रास को जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 धुलिया से कोलकाता जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से कन्याकुमारी जाती है, जिनमें बाया, रीवा, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल, बंगलुरु, सलेम, मदुरई सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है, दिल्ली से मुंबई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 दिल्ली से लखनऊ तक जाती है। ये है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल कहानी। एक बार और देख लेते हैं, या वीडियो को आप लोग बढ़ा घटा करके देख लीजिएगा, इसलिए कि मैं जब दोबारा पढ़ाऊंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। प्रथम भारतीय रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी भारत में। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1825 में। तो भारतीय रेल के बारे में देख लेते हैं। मंडल एवं मुख्यालय को देखते हैं। उत्तर रेलवे जो मंडल है उसका मुख्यालय नई दिल्ली है। दक्षिणी रेलवे का चेन्नई में है। पश्चिमी रेलवे का मुंबई के चर्च गेट में है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। मध्य रेलवे का मुंबई सेंट्रल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है।
उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मेलगांव गुवाहाटी है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली बेंगलुरु में है। हुगली मध्य दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य तटीय भुवनेश्वर में है। पश्चिम मध्य जबलपुर में है। बिलासपुर में है। ये भारत के मंडल एवं मुख्यालय थे। 31 मार्च 2009 तक रेल मार्गों की कुल संख्या लंबाई 31 मार्च 2009 तक रेल मार्ग की कुल लंबाई 64,015 किलोमीटर हो गई थी। भारतीय रेलवे ने कोयला आधारित भाप के इंजनों का उपयोग बंद कर दिया है। रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से भारत विश्व में चौथा स्थान रखता है। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। किस स्थान पर? 1911 ईस्वी में विश्व का प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य में किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगावराम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता का हल्दिया। तो थोड़ा बंदरगाहों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर। भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग 4 हैं, जो है NW1 इलाहाबाद से हल्दिया में चलता है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। और NW2 ये सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर चलती है, जिसकी लंबाई 8,891 किलोमीटर है। NW3 कोल्लम से कोट्टमपुरम केरल में चलता है, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। NW4 काकीनाडा से मरक्कानम में चलता है, जो गोदावरी कृष्ण नदियों के क्षेत्र में है। ये भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग थे। NW2 NW3 NW4 बंदरगाह हैं जो पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे कोलकाता है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, तूतुकुरिन है। ये पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, तूतुकुरिन। और पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह जैसे मुंबई, न्हावा, कांडला, मार्मुआगाओ और न्यू मंगलोर और कोच्चिन। ये कौन है? पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाहों को देख लेते हैं, जैसे मुंबई बंदरगाह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में है। कोलकाता बंदरगाह पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल में है। चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट तमिलनाडु में है। कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट गुजरात में है। और मार्मुगाओ पश्चिमी तट गोवा में है। न्हावा बंदरगाह पश्चिमी तट महाराष्ट्र में है। तूतुकुरिन पूर्वी तट पर तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम पूर्वी तट आंध्र प्रदेश में है। कोच्चि पश्चिम तट पर केरल में है। पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट ओडिशा में है। न्यू मंगलोर पश्चिमी तट कर्नाटक में है। और इन्नौर पूर्वी तट तमिलनाडु में है। इस तरह भारत के प्रमुख बंदरगाहों को हम लोग देख लिए ओरली। और आपको यदि याद करना है तो लिख करके और इसको ध्यान से सुन करके वीडियो को 1 से 2 बार पॉज करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। 121 नंबर का प्रश्न हो गया था, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार है? तो कोलकाता हल्दिया। डाल्फिन रोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सेतु समुद्र परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व जल डमरू मध्य को। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो कांडला बंदरगाह ज्वारी है। भारत में सार्वजनिक डाक कब प्रारंभ किया गया था? 1837 में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 1854 में। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, मैं ऊपर बताई हूँ सब। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला बिहार है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल। सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ये प्रश्न मिस्टेक हो गया है। सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तेलंगाना का राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने थे? 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र
1960 में नए राज्य बने थे। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम का गठन कब हुआ था? ये मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। 1987 में सिक्किम का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये सब प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बार-बार पूछे गए प्रश्न, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, उबिएगा नहीं। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1970 में। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1971 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ था? 1987 में। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। यदि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय मतलब राज्यों के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, उनकी स्थिति और वो क्या है, तो मैं एक दिन उनका मैप सहित मतलब आप लोगों को उससे परिचय करा दूंगी कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, ताकि यदि मणिपुर मतलब बता रही हूँ, नाम ले रही हूँ, तो मणिपुर आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि मैप में इस स्थान पे है। आप लोग जिन जिन राज्यों का मैं नाम बताई हूँ, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग उन राज्यों का मतलब नक्शा में, मैप में उनका लोकेशन जरूर देखेंगे। जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, जितना भी राज्यों का नाम ली हूँ, और आप लोग देखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैप से सभी राज्यों को आप लोगों को बता दूं, मैप के माध्यम से। अगला प्रश्न है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 21 जनवरी 1972 को। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है और 100 प्रश्नों को कवर करने में ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, आप लोग बोर हो जाएंगे। सोच रही हूँ कि 160 प्रश्नों पर ही रोक दूँ इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाएगी तो आप लोगों को दिक्कत होगा। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूरे राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 21 जनवरी 1972 को। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम राज्य से। पनियान और इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम में। जनजातियों से भी एक वीडियो आएगा। इन प्रश्नों को देखने से यही समझ में आ रहा है कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बन रहा है, और जब प्रश्नों को देख लेंगे तो हमको भी मतलब वो हो जाएगा अनुभव, और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो इन्हीं टॉपिकों को उठाऊंगी, जैसे जनजातीय, जल परिवहन से उठा लूंगी, नदियों से उठा लूंगी, टॉपिक एक कवर कर दूंगी। और एक जनजातियों से आ जाएगा भारत में और विश्व में। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है। और जो कंसेप्ट वाली क्लास होगी उसमें कंसेप्ट मतलब रटाऊंगी नहीं, कंसेप्ट पहले आप लोगों को सरसरी निगाहों से प्रश्नों को दिखा रही हूँ, उसके बाद कंसेप्ट विकसित कर दूंगी, तो आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन प्रश्नों को आप लोग देखिए, इसको मतलब याद करना चाहेंगे तो याद करिए, लेकिन जब वो वाली वीडियो आएगी तो उसमें कंसेप्ट विकसित होगा, उसमें रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ फैक्ट होते हैं जो एकदम नेसेसरी होते हैं रटना, उनको तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन जो कंसेप्ट वाला होता है उसको कंसेप्ट से ही समझाऊंगी। शैम्पेन नामक जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम ली हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है। मैं उसका लोकेशन भी बताई हूँ, वो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ब्रॉलरली और ढोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दादरा नगर हवेली से। चकमा और हलमाआत किस राज्य की जनजाति है? त्रिपुरा की। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और आगे का क्लास अगले वीडियो में। यदि दोस्त मैं सतर्क प्रयासों के बावजूद प्रश्नों में कुछ कमियां त्रुटियां रहने की संभावना हो सकती है, तथा आप सभी पाठकों से सुझाव आमंत्रित है। कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग सुझाव देने का कष्ट करिए। मैं बहुत वरीयता से मतलब प्रश्नों को तैयार करती हूँ। यदि उसमें कुछ त्रुटियां रह जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर के जा करके कमेंट कर सकते हैं। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ये भी बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगा। गुड लक। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।